स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और हमारे साथ मौजूद हैं रणवीर सर, सीमा मैम और जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि जब आप एक बहुत फिल्म का पोस्टर देखा, हमने ट्रेलर देखा, एक बहुत अतरंगी सी पिक्चर लग रही है, तो सब कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म में? एक्सपीरियंस तो इतना कमाल का था कि जब तक आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, हम चाहते हैं कि ऑडियंस देख के वो एक्सपीरियंस ले लें, ज़्यादा बेहतर है। मैं लफ्ज़ नहीं मेरे कि किस तरह का एक्सपीरियंस भी बड़ा अतरंगी था और माहौल भी बड़ा अतरंगी था और जहाँ जहाँ हमने शूट किया वो भी बड़ा अतरंगी था। सब हम अतरंगियों में जिए। मैम, आप लोग सब बहुत लंबे समय से इंडस्ट्री में यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब पहली बार यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जी, तो कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा रहा अनुभव, क्योंकि गुरु जी के बारे में आप क्या बोले, आप सब लोग ही जानते हैं कि कमाल के अदाकार में इतने कमाल के गाना रहे हैं और मैं तो काफ़ी फैन रही हूँ उनकी और हमेशा से कोशिश थी कि हम साथ में कभी काम कर सकें, लेकिन ऐसा तो काम हुआ नहीं। तो जब मुझे पता चला इस फिल्म में कि रघु जी हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था इस फिल्म को करने का कि अरे मैंने आज तक उनके साथ काम नहीं किया है, तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम साथ में काम करें। और क्योंकि इतने सालों के अनुभव रहते हैं, तो फिल्म के दौरान जब आप शूटिंग करते हैं वो जब अनुभव एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं तो और भी मज़ा आता है, तो कुछ हर तरह से सुनने को, सीखने को, समझने को मिलता है उसके बारे में। जैसे जब आप सेट पर होते थे और आपके साथ सालों मैम वहाँ करते थे, तो मतलब कहीं ऐसा मुझे लगता था कि एक्टिंग की पाठशाला सामने ही साथ साथ चल रही है। ऐसा अननोइंगली हो गया, मतलब ऑब्वियसली सर के प्रेजेंस में, मैम के प्रेजेंस में हम तो स्टूडेंट्स ही हैं, तो मैं तो यही सोचकर चल रही थी कि मैं बहुत कुछ सीखूंगी काम करते करते, और क्योंकि ये जॉनर जो है मेरे लिए बहुत अलग है, न्यू है। इस तरह की सीरियस या नेचुरलिस्टिक एक्टिंग मैंने नहीं की है पहले, तो मैं स्टूडेंट एटीट्यूड से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ कि हाँ, इस पे आऊँगी तो मैं मैम से सीखूँगी, ऑन स्क्रीन करते करते यू नो आई विल लर्न, आई विल गेट बेटर। तो बहुत मज़ा आया। बट पर्सनली जो मैंने मैम को, सर को देखा है जिस तरह से हैं पर्सनल लाइफ में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज ऑन स्क्रीन मैंने उनको हमेशा ऑन स्क्रीन नहीं देखा, और मैंने ये सोच के, मेरे सोच से बढ़कर है कि मैं उनके साथ फिल्म कर रही हूँ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इनके साथ फिल्म कर पाऊँगी, लेकिन वो तो हो गया। उसके अलावा एक पर्सनल बॉन्डिंग जो हमारी बनी फिल्म के शूटिंग के दौरान, तो वो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। सो वाज रियली फन। सर, आपकी फिल्म की टैगलाइन जो है वो है बनारस से बैंकॉक। जी, कॉमन लोगों में, आम लोगों में बात होती है, जैसे बैंकॉक का नाम आता है तो एकदम और टाइप की फीलिंग आती है। तो जब आपको फिल्म ऑफर हुई तो मतलब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था बैंकॉक होता क्या है, बस वही है कि हमने जो घाट घाट का पानी पीने में जो मजा है, बनारस के घाट घाट में पानी पीते रहे, तो वहाँ भी घाट ढूंढते रहे कि हमें कोई घाट मिल जाए, यहाँ पानी मिल जाए, क्या पानी। सर, जैसे फिल्म का टाइटल ही यात्री है और फिल्म मिलिट्री से रिलेटेड है, तो आपके फेवरेट डेस्टिनेशन अभी तक कौन से रहे जहाँ पे आप गए और जो जहाँ पे नहीं जा पाए वो? आप मैं बताऊँ, जी, नहीं जा पाए तो वो तो कई जगह बहुत ही जगह जो इस जगह में शायद पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि कई जगह जाना। और गए थे तो मुझे पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, पहाड़ी इलाका बड़ा अच्छा लगता है। समंदर से थोड़ी घबराहट होती है, राजस्थान में अच्छा लग जाता है। तो जब जब मौका मिलता है तो बस मज़े ले लेता हूँ वहाँ जाके। जब शूटिंग अगर पहाड़ों की आ जाती है कि पहाड़ों पे शूट कर रहे हैं, ढलवती या कहीं हिमाचल में या कहीं, तो फिर पैसे नहीं पूछता मैं कि ये चलो भैया छोड़ दो, लाना वापस। मैम आप? मेरा भी ऐसे ही है, पहाड़ों के हमको पता नहीं क्यों शौकीन होते हैं, शायद हमारा नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम ही ऐसा है। मेरा भी फेवरेट प्लेस ऋषिकेश है, और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जानते हैं कि अगर ऋषिकेश में फिल्म है और सीमा जी को पूछा जाए तो वो ना नहीं कहेंगे क्योंकि ऋषिकेश
बहुत ही अच्छी जगह लगती है ऋषिकेश। और मैंने बैक टू बैक 3 फिल्में की और लकीली आयुष्मान और भूमि के साथ ही वो तीनों फिल्में की। तो शायद हम तीनों का ही कुछ ऐसा है कि बहुत ही जुड़े गए हैं ऋषिकेश से। आपके क्या देखिए एक्चुअली इंडिया में ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं कर पाई हूँ। हॉलीडे डेस्टिनेशन अगर आप बोले तो नहीं कर पाई हूँ हॉलीडे विद इन इंडिया। बट हाँ, हम लोग शोज़ के लिए बहुत ट्रैवल हमने किया विद माई फादर। बट हॉलीडे इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आप समझ सकते हैं डैडी, और मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता था हमारे लिए बाहर घूमना। तो इस फिल्म में मुझे प्रॉपर फैमिली हॉलीडे का एक्सपीरियंस मिला यात्रा में, बनारस में भी मिला और बैंगलोर। सो आई रियली एंजॉय दैट। तो आई थिंक मेरा फेवरेट स्पॉट हो गया है, स्पेशल है। मैम आज आप दिल्ली आए हुए हैं, जी। तो दिल्ली तो आपके जीवन में बहुत खास स्थान रहता है, तो उसके बारे में आप कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? दिल्ली की तो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि खाना कि ऐसा लाजवाब खाना मुझे नहीं लगता है इंडिया में कहीं और मिलता है जो दिल्ली में मिलता है। इसलिए क्योंकि दिल्ली में सब चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे आप यूपी जाएंगे तो आप वहाँ का खास कुछ खाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का कुछ खास खाएंगे, पर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ मिलता है। और मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ, यहीं पर सब कुछ मेरा पूरा जीवन आधा जीवन यहीं बीता है, और शादी भी यहीं हुई, बच्चे भी यहीं हुए। तो मुझे लगता है दिल्ली तो मेरे लिए हमेशा ख़ास रहेगा। और उससे भी ज़्यादा क्योंकि अगर अपनी फील्ड की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कल्चरली भी जितना रिच दिल्ली है तो वो बहुत ही कम सिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का आर्ट फॉर्म, हर तरह के आर्ट फॉर्म के इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो एक जहाँ मंडी हाउस जो हमारा फेवरेट जगह रही है, वहाँ हमेशा ऐसा रहता था आप खोलो तो इधर भरतनाट्यम हो रहा है, इधर देखो तो कथक हो रहा है, इधर देखो डांस हो रहा है, इधर कुचिपुड़ी हो रहा है, बहुत सारे तरह के डांस, म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है। तो एक माहौल जो आर्ट मुझे लगता है कि एक्टर को चाहिए कंप्लीट, मतलब पेंटिंग्स भी हम देखने जाते हैं। और पहले तो ये मंजर थिएटर बहुत हुआ करता था प्रगति मैदान में, तो मंजर थिएटर में इंटरनेशनल सिनेमा हमने देखा है 5-5 रुपये में। तो वो जो एक पूरा माहौल यहाँ का हमेशा मिला है हमें, वो मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे धरोहर है, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट ईयर्स मानूंगी मैं। जो उसने मुझे सिखाया है वो मैं और कहीं नहीं सीख सकती। मैम एक आम आदमी की ज़िंदगी की बात करें तो कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ वो ढल नहीं सकता, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में देखें तो देखिए जैसे आपकी लाइफ की बात करूँ तो आपको दर्शकों का प्यार बढ़ने लगता है, बढ़ रहा है तो इसका क्या राज है? और वाले का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इससे बड़ी खुशनसीबी तो मेरी हो नहीं सकती कि उम्र के साथ साथ अगर दर्शक बढ़ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा घट जाते हैं। तो उसके लिए मैं दर्शकों का ही शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मुझे बस ऐसा प्यार देते रहें, और मैं तो चाहूँगी कि आखिरी दम तक मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से परफॉर्म करती रहूँ और आपका प्यार जीतती हूँ। सर आप एक बहुत लंबे समय से एक्टिंग कर रहे हैं, दूरदर्शन के ज़माने से लेके अब तक, लेकिन जैसे आपने अभी OTT पे जो आपने इतने अच्छा नाम कमाया है और आपको इतना पसंद किया जा रहा है, मतलब नई ऑडियंस के बीच में, यंग ऑडियंस के बीच में भी, उस बारे में सर क्या कहते हैं? क्या है, मैंने वो 60s का 50s का ज़माना भी देखा हुआ, जिस तरह की फिल्में हुआ करती थी, फिर थिएटर का ज़माना भी देखा हुआ है, क्योंकि मैं फारसी थिएटर से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मेरे खाना बदोशों की तरह से फारसी थिएटर में घूम घूम के हमने नाटक किए हैं, समाओं में 1-1 डेढ़ महीने के लिए, तो सब माहौल से मैं वाकिफ़ रहा हूँ। तो वो दौर था, तो उसके उस वक्त जो काम के प्रति जो शिद्दत हुआ करती थी, जिस शिद्दत से जो जुनून हुआ करता था, जो दीवानगी जो उन्माद होता था उस वक्त, वो बीच में गायब सा हुआ, क्योंकि उसके बाद थिएटर की ने ऐसी जगह बना ली थी, खासतौर में दिल्ली में। मैं भारतीय थिएटर करने के बाद लखनऊ या लखनऊ में का भी वही माहौल में, वहाँ से पता लगा कि थिएटर सिखाया जाता, तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली का जब मैंने मंडी हाउस का माहौल देखा तो मैंने देखा कि इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकता। मैं तो फिल्मों में जाना ही नहीं चाहता था, और जो भी करूँगा मैंने तय कर लिया था मैं यहीं से करूँगा, और वही किया मैंने। बहुत सारी फिल्में मैंने दिल्ली में रह के ही की, जैसे साहब की सलाम भी वही, दिशा सही परंजब भी वही की, पिया वहीं रह के की मैंने। बाद में
फिर बाद में थिएटर में भी फिर वो जो लोग आ गए, उस तरह के मीडियोकर लोग आ गए, उन्होंने थिएटर को फिर इस तरह से लिया कि थिएटर में काम करें सीधा फिल्मों की तरफ चले जाएंगे। जहाँ वहाँ नीयत खराब हुई लोगों की, तो थिएटर भी थोड़ा कमज़ोर पड़ते चला गया। और फिर दूरदर्शन, तो उस वक्त जो दूरदर्शन जिस तरह के प्रोग्राम आया करते तो बड़े मतलब गाँव में जाके देखा करते, परिवार बैठ के देख लिया करता था। फिर बाद में कारखाने खुल गए, जहाँ की एक दिन में 2 एपिसोड निकले थे, वो जब शुरू हुआ तो फिर लोगों ने साथ बैठ के परिवार के साथ देखना बंद कर दिया। तो ये सब इस दौर से, एक वो दौर था जहाँ सीखने की चाहत थी, ललक थी कि बस सीखते चलो सीखते चलो। बाद में तकलीफ का भी दौर आया कि ये क्या हो रहा, मैं तो इसलिए थोड़ी आया हूँ, लेकिन वो दौर, लेकिन इतना मुझे ज़रूर था कि ये जाएगा, क्योंकि ईमान ईमान होता है, नीयत अच्छी नीयत होती है। अगर काम अच्छी नीयत से करेंगे तो कहीं ना कहीं कामयाब या बेहतर हो ही जाएगा। तो वहाँ से चला, फिर बाद में ये जो दौर आया कारखाने वाला, जो मैंने बताया आपको, वो ख़त्म हो तो OTT प्लेटफॉर्म में संभाल लिया। तो ये संभाला तो मुझे सबसे खुशी ये होती है कि अब लोग परिवार बैठ के देखने लग गया, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ कल्चर का जो वैरायटी है, जो हमारे यहाँ कल्चर है, मतलब इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ पढ़ा गया है कि अभी आप सालों सालों तक उस पर काम करते रहिए तब भी कम नहीं होता। वो लोगों ने छोड़ दिया था। फिल्में भी बनती थी, 4 फिल्में देख ली, एक फिल्म को 2 बार बना लिया कि वहाँ हिट हो गई तो हम भी हिट कर लिए। तो इस तरह का जो था नकली सा माहौल चल गया था, उससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। और मैं उसको गया ही नहीं, मैंने तय कर लिया कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन जाऊँगा नहीं उसमें। और वैसे ही था कि मेरी सोचने लगा कि चलो कुछ और कर लेते हैं। तो कुछ और क्या, म्यूज़िक से भी ताल्लुक था, लेकिन कुछ और किया नहीं मैंने। तब तक ये आ गया, कोविड आ गया। तो कोविड में मैंने अपनी किताबें झाड़ी और सारा कुछ किया। वहीं से फिर ये OTT प्लेटफॉर्म मिल गया। तो वहाँ से लगा कि अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत बेहतर लोग सामने आ रहे हैं, राइटर, पोएट और कलाकार, जितने भी एक्टर्स, बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस जो उम्मीद कर रहा था वो शायद कारगर हो। आपने भी काफ़ी लंबा समय बिताया है एक्टिंग के फील्ड में, तब और आज के दौर की फिल्मों में एक्टिंग में क्या फ़र्क मानती हैं और क्या चैलेंज? ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि फ़र्क आ गया, फ़र्क तो नहीं आता है। टेक्निकली हम लोग ज़्यादा एडवांस हो गए। अभी जैसे पहले बहुत सिंपल तरीके से फिल्में बनाई जाती थी, क्योंकि उतना सब एडिटिंग और ये सब इतना नहीं आया था, तो बहुत ही लंबे टेक लिए जाते थे। उस तरह से एक्टर्स की मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं थी वो टेक लेने की। क्योंकि पहले आप जानते होंगे कि पहले रील होती थी, उसमें फुटेज लेना बहुत मुश्किल काम होता था, मतलब प्रोड्यूसर को तो बहुत ही महंगा पड़ता था। तो इसलिए एक्टर्स को भी एक तरह की आदत हो गई थी जल्दी टेक देने की, क्योंकि फाइनेंशियली सूट नहीं करता था। पर अभी डिजिटली इतना ज़्यादा एडवांस होने के बाद अभी आपको मालूम है, आप लेते जाइए टेक, लेते जाइए, मतलब 40 टेक के बाद भी अगर एक टेक ओके हो रहा है तो भी उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। एक्टर को अब उस चीज़ की आदत पड़ गई है। तो ये जो चेंज आया है, इससे एक्टर की अपनी जो मेहनत है वो थोड़ी सी पहले वाले एक्टर से कम हो गई, इसलिए क्योंकि अब वो टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा, कहीं ना कहीं से शॉर्ट ले ला के एडिटिंग करके आके मेरा रोल निकल ही जाएगा। पर पहले वो सहायता नहीं मिलती थी आपको, वो मदद नहीं मिलती थी, तो एक्टर पे बहुत जिम्मेदारी थी। जैसे कि जब मैंने 68 में काम करना शुरू किया था तो लाइव टेलीकास्ट था। तो लाइव टेलीकास्ट होने का मतलब ये था कि कैमरे सब जगह छुपे हुए हैं, अब आप लोगों को जाके फेस करना है। तो हमें 15 दिन की रिहर्सल, 3 दिन की कैमरा रिहर्सल, और उस कैमरा रिहर्सल में हमें ये बताया जाता था कि चौक से जो निशान डाला गया है, इस लाइन पे चढ़ के जाओगे तो क्लोजअप मिलेगा, इस लाइन को फॉलो करोगे तो ट्रू शॉट मिलेगा। तो वो, और लाइट आप ही को लेनी है, लाइट चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक बार नाटक शुरू हो गया तो लाइट चेंज नहीं होगी। तो वो जो ट्रेनिंग थी, जो हम उस तरह के एक्टर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी, उसमें एक्टर के पास गुंजाइश नहीं थी कि वो कोई लापरवाही बरत सके। अभी क्या, अभी बैठे हैं, ठीक है यार, कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं आड़ा दिला करके, और एक्टिंग में ही नहीं, मैं सिंगिंग में भी ये बात हूँ कि बहुत सारे, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैंने कोई म्यूज़िक नहीं सीखा, तो मेरे कान अच्छे हैं,
तो जब मैं किसी ऐसे नए बच्चों की आवाज़ सुनती हूँ और कुछ करती हूँ, आपको लगता है ये कच्ची आवाज़ है, इतनी समझ मुझे नहीं है, ये कच्ची आवाज़ है, ये ताल से उतरा, ये सुर से भटका। मगर टेक्नोलॉजी ने सबको सुरीला बना दिया, सब सिंगर बन गए, सब स्टार बन गए, ऐसे एक्टर सारे एक्टर बन गए। तो मैं ऐसा कहती थी, पहले मेरे अंदर ये विचार आता था कि कोई ऐसा कैमरा क्यों नहीं बनता जो नॉन एक्टर के सामने चले ही ना। नॉन एक्टर आया और उसमें खिच शुरू हो गई, और वो एक्टर कह रहा है मैं कर तो रहा हूँ, पर कैमरा कह रहा है कर ही नहीं रहा, या मुझे लूंगा ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई टेक्निक आ जाए जिससे कि सिर्फ ईमानदारी पकड़ी जा सके, तो मुझे लगता है कि बहुत छटाई हो सकती है, और बहुत जो लोग मतलब अपने तरीके से मान चुके हैं कि वो ये सब जानते हैं, उनको थोड़ा सा सब्र मिले, उनको थोड़ा सा सीखने का मौका मिले, वो थोड़े अवेयर हों सीखने के लिए, क्योंकि तमाशा ना बने कोई भी फिल्म। क्योंकि कोई भी आके अगर हमसे कहता है कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उससे यही बोलती हूँ कि मेरा भी मन कर रहा है कि कल मैं किसी का हार्ट का ऑपरेशन करूँ। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे, मैंने कहा तो फिर ऐसे कैसे। जब एक हम उठ के अचानक ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम उठ के एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, तो आप उठ के कैसे सोच रहे हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं। आपने एक्टिंग को क्या तमाशा समझ लिया है। तो इसके पीछे इतनी सारी मेहनत और इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बिना समझे बिना सोचे बहुत जत्ता का जत्ता इस फील्ड में आना चाहता है, क्योंकि ग्लैमर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे दुख होता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद जो मेहनत और बढ़ जानी चाहिए थी, वो और धीरे धीरे कम होनी चली जा रही है। तो ये नुकसान डेफिनेटली हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया हमसे बात। उन्हें कहीं तो